अर्थशास्त्र के इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ में आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हितेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम चर्चा करते हैं आर्थिक सुधार क्या है। इससे पहले यदि चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आर्थिक सुधार किसे कहा जाए? आर्थिक सुधार एक वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें राज्य की भूमिका को सीमित किया जाता है जबकि निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तारित किया जाता है। सरकार के जितने भी इंटरफियर्स हैं उनको कम करने का प्रयास और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना ही आर्थिक सुधार माना जाता है। आर्थिक सुधारों की बात करें तो आर्थिक सुधार किसी अर्थव्यवस्था में ऐसे नीतिगत परिवर्तन के तौर पे इनको देखा जाता है जिसमें एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर, अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक वैकल्पिक विकास रणनीतियों की ओर संक्रमण होता है। यही आर्थिक सुधार है। यदि भारत के आर्थिक सुधारों की बात करें या भारत में जो आर्थिक सुधार पदावली का उपयोग किया गया, इस पदावली के उपयोग की बात करें कि ये पद अर्थात आर्थिक सुधार क्यों चर्चा में आया और क्या इसका बैकग्राउंड रहा होगा, तो चलिए अपन इसके कुछ जो डेवलपमेंट के स्ट्रेटजीज़ हैं, जो इसके विकास के चरण हैं, उन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे योजना मॉडल की। प्लानिंग मॉडल क्या था? प्लानिंग मॉडल में कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, सोवियत संघ का उत्थान। सोवियत संघ के उत्थान तक यदि बात करें, जो जितने यूरो अमरीकी देश थे, कौन से कंट्रीज, जो यूरो अमरीकी देश है, उसमें पूंजीवादी तरीके से विकास नीति अपनाई जाती थी। सोवियत संघ के उत्थान तक कौन सी नीति थी? पूंजीवादी। तो उस समय पूंजीवादी नीति का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद क्या हुआ? पूंजीवादी नीति क्या थी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहले भी अपन ने चर्चा की है कि लेसेस फेयर होता है। सरकार की किसी प्रकार की कोई बाध्यताएं नहीं होती है, किसी प्रकार का सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो नंबर एक, गवर्नमेंट का कोई इंटरफियर नहीं होता है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने का और प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है और इसे शॉर्ट में कहें कि सर्वे सर्वा प्राइवेट सेक्टर होता है, उसी की भूमिका अहम होती है। आगे देखिएगा, जब सोवियत संघ में कौन सा मॉडल अपनाया गया? आर्थिक नियोजन मॉडल, प्लानिंग मॉडल। पहले हमने बात की कि जब सोवियत संघ का उत्थान नहीं हुआ था तब तक पूंजीवादी विकास रणनीति को अपनाया जाता था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का उत्थान हुआ तो सोवियत संघ ने आर्थिक नियोजन मॉडल को अपनाया। और इस मॉडल का अनुसरण किसने किया? इसको फॉलो करने वाले सारे पूर्वी यूरोपियन देश, जितने भी पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ साथ 1949 में चाइना ने भी इसका समर्थन किया। कौन सी नीति का? प्लानिंग मॉडल पॉलिसी का। देखिए इसके बाद क्या होता है। क्लियर हो गया कि सोवियत संघ के उत्थान तक पूंजीवादी, सोवियत संघ आने के बाद प्लानिंग मॉडल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये आगे हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम और निजी क्षेत्र की भूमिका अहम होती है। आर्थिक नियोजन मॉडल किसने अपनाया? सोवियत संघ ने अपनाया। अनुसरण किसने किया? पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ में चाइना ने किया। अब देखिए आगे फिर क्या होता है। विकासशील देशों ने अपनी स्वतंत्रता के बाद में, जितने विकासशील देश थे, उन्होंने अपनी फ्रीडम के बाद में समाजवाद की नीति को अपनाना शुरू किया, क्योंकि ये समाजवाद से सर्वाधिक प्रभावित हुए और इन्होंने भी बाद में प्लानिंग मॉडल को अपनाना शुरू किया। अब आगे होता क्या है? अब इन देशों की सरकारों ने क्या किया? यहाँ की जो गवर्नमेंट्स थी, सरकारें थी, उन्होंने
केंद्रीय भूमिका अपने हाथ में ले ली। हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर 3 टाइप की इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो सेकेंड टाइप की जो इकोनॉमी पढ़ते हैं जिसको अपन कहते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, तो यह उसी का पार्ट है जिसमें सरकार ही सर्वे सर्वा हो जाती है, सरकार के हस्तक्षेप बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे निर्णय लेने के अधिकार सरकार के पास होते हैं। सरकार के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं वो ये डिसीजंस लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं क्यों इन्होंने विकास की रणनीति को अपनाया, क्यों इन्होंने प्लानिंग मॉडल को अपनाया। तो क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ पर जो फॉरेन कॉलोनाइजेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। जब फॉरेन कॉलोनाइजेशन इफ़ेक्टिव था तो इन लोगों को इस एलपीजी की पॉलिसी से डर था। डर इसलिए था कि जो पहले की तरह जो एमएनसीज कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव हमारी कंट्री के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्थाओं में जमा लेगी और हमारे यहाँ के घरेलू उद्योग धंधे सिमट जाएंगे, इनकी भूमिका अहम नहीं रहेगी और धीरे धीरे हमें इनकी वापस अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। यही कारण रहा था कि इन देशों ने संरक्षणवादी आर्थिक नीति को अपनाया। जो प्रोटेक्शन पॉलिसी की बात करते हैं तो इन्होंने उसी नीति को अपनाया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जितने इंपोर्ट होते हैं, जितने आयात किए जाते थे, उन सारे आयातों को रिप्लेस किया, प्रतिस्थापित कर दिया। क्लियर है। आगे देखिएगा कि 1970 के दशक में क्या हुआ। अब 1970 के दशक में देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम पहले जो 1970 से पहले की बात करें तो हमने ये डिस्कस किया कि वो इकोनॉमीज़ ये मानती थी कि यहाँ पे यदि विदेशी कंपनियाँ स्थापित होगी तो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। नुकसान होने के साथ साथ हमें वापस कहीं उनके चंगुल में फंसना न पड़े, कहीं वापस हमें अधीनता स्वीकार नहीं करनी पड़े। लेकिन 1970 में ये धीरे धीरे पता लगने लगा, दुनिया को इस बात के ठोस प्रमाण मिले कि इन देशों ने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई है उसका कारण कुछ और है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। उन्होंने 2 रीजंस को आइडेंटिफाइड किया था। वो रीजंस ये थे कि पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि इनकी जो ग्रोथ है वो कम है, धीमी है। इनकी जो विकास की दर है, वृद्धि की दर है, वो कम है और ये ठहराव का शिकार है। ये ठहराव का शिकार है। इन दोनों कारणों से ये अर्थव्यवस्थाएं समाजवाद को अपना रही है या प्लानिंग मॉडल को फॉलो कर रही हैं। अब इन्हीं कारणों को आइडेंटिफाइड करने के बाद में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया और वो नई विचारधारा थी वॉशिंगटन सहमति। वो जो नई विचारधारा थी जिसको कहा जाता है वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। क्लियर है। तो वॉशिंगटन सहमति कब आई? जब 1970 के दशक में अर्थव्यवस्थाओं को, देशों को, ये दुनिया को पता लगने लगा कि समाजवादी रणनीति अपनाने के पीछे वजह कुछ और है और यदि यही फॉलो किया जाने लगा प्रोसेस तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और एक इकोनॉमी अच्छी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो क्लियर हो गया प्लानिंग मॉडल क्या था, कब शुरू हुआ, किसने फॉलो किया, क्यों किया, क्या डर था, क्या कारण रहे, संरक्षणवादी आर्थिक नीति क्या थी और 1970 के दशक में क्या परिस्थितियां रही, जो इनके ऐसे कौन से 2 कारण थे जो दुनिया के सामने आइडेंटिफाइड हुए और उन कारणों के बाद में दुनिया के अधिकतर देशों ने वॉशिंगटन सहमति को फॉलो करना शुरू किया और ये रणनीति धीरे धीरे अस्तित्व में आई। तो चलिए अपन देखते हैं कि वॉशिंगटन सहमति क्या है। अब बात करते हैं इसके परिचय की 1980 की। 1980 के दशक तक एक नई विकास रणनीति अस्तित्व में आई। 1970 में तो हमने बात की कि वॉशिंगटन
सहमति बनने के पीछे का कारण 1970 है, लेकिन 1980 में ये जो नई रणनीति सामने आई, नई विकास की नीति सामने आई, जिसे हमने वॉशिंगटन सहमति कहा। अब इसमें क्या है? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की सीमाओं को समझा इसने। किसको समझा? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, जिसको अपन ने प्लानिंग मॉडल कहा था, इसको इसने समझा कि राज्यों के हस्तक्षेप की सीमाएं जो थी उसको आइडेंटिफाइड किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने ये महसूस किया कि हमें मार्केट के फेवर में होना चाहिए, हमें बाजार अर्थव्यवस्था का पक्ष लेना चाहिए। अब इसके तर्क क्या क्या रहे बाजार अर्थव्यवस्था के? अब बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है हम जानते ही, मार्केट इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं अपन। तो इसमें निजी क्षेत्र को, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको प्रमोट किया गया, उसको प्रोत्साहित किया गया। फिर धीरे धीरे अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने इस बाजार रणनीति को अपनाया और इसका अनुसरण करना शुरू किया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ये लोग चाहते थे कि सरकार का हस्तक्षेप, गवर्नमेंट का इंटरफियर कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का इंटरफियर जितना कम होगा उतनी ही निजी क्षेत्र के विकास में बाधाएं नहीं आएगी और ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगी। फिर क्या होता है देखिए, अब जब वॉशिंगटन सहमति थी उसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने मार्केट इकोनॉमी को फॉलो किया और जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, कौन सी? समाजवादी, और जो नियोजित अर्थव्यवस्थाएं थी उन दोनों से भी ये अपील करी कि वे भी निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया को शुरू करें। और शुरू करने का जो प्रोसेस था, अब शुरू करने के लिए उनको क्या करना चाहिए था? उन्हें करना था नंबर 1, जो गवर्नमेंट का इंटरफियर है जिन कंपनियों में, उनको वो किसको बेचें? प्राइवेट सेक्टर को बेचें, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दे। नंबर 2, सरकार का जितना भी हस्तक्षेप है, जितना भी इंटरफियर है, वो सारा का सारा समाप्त कर दें। और नंबर 3, मांग को बढ़ाने के प्रयास करें, स्थिरीकरण के कोई न कोई उपाय करें। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी और नियोजित अर्थव्यवस्थाओं से ये अपील करी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर जितना भी है उसको समाप्त किया जाए, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में बेचा जाए अधिक से अधिक, और डिमांड को बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। यही रणनीति है जिसे अपन वॉशिंगटन सहमति के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं 1980 के दशक की, जब विश्व की अधिकतर समाजवादी, साम्यवादी और जो प्लैंड मॉडल वाली इकोनॉमीज थी, उन्होंने किसी न किसी रूप में वॉशिंगटन सहमति को स्वीकार किया था या उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय भारत में जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, इन्होंने भी इसको किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया था। उस समय आर्थिक सुधार शब्दावली को एक नंगे पूंजीवाद के रूप में प्रोत्साहित किया था। इसको कहा जाता था नंगा पूंजीवाद। इसमें अर्थव्यवस्था का काफ़ी खुलापन था और विदेशी निवेश के सारे दरवाजे खुले थे, और खुलेपन के कारण ही इसको नंगा पूंजीवाद कहा गया था। विकासशील देशों की सरकारों, जितनी भी सरकारें थी, उन सरकारों को विपक्ष की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जितने विकासशील देश थे उनमें जो विपक्ष था वो इनके फेवर में नहीं आया, इसकी आलोचनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा। क्यों सामना करना पड़ा उसकी बात करें तो विपक्ष का मानना था कि सरकार ने IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, नंबर 1 IMF और नंबर 2 वर्ल्ड बैंक, उनका ये मानना था कि सरकार ने IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके इस नीति को अपनाया है और ये नव साम्राज्यवाद को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहित कर रही है। फिर धीरे धीरे बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं थी उसके पक्ष में रुझान बढ़ने लगे।
इन्हीं रुझानों के अंदर अपन बात करते हैं मार्गरेट थैचर की। मार्गरेट थैचर जो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी लेडी, उसने ब्रिटेन में प्रत्यक्ष तरीके से डायरेक्टली इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के प्रयास किए थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि मार्गरेट थैचर ने निजीकरण के प्रत्यक्ष प्रयास किए थे और इन्होंने बिना किसी राजनीतिक चर्चा के ये काम शुरू किया था, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पे अभी तक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है कि बिना राजनीतिक चर्चा के किसी टास्क को इम्प्लीमेंट किया था, किसी टास्क के फेवर में इन्होंने डिसीजंस लिए थे। अब बात करते हैं 1929 से 33 वाले पीरियड की। हम जानते हैं कि 1929 से 33 जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का टाइम था, इसके बाद जेम्किंस ने मजबूत राज्य हस्तक्षेप की अनुशंसा की थी, रिकमेंडेशन किए थे। 1930 की वर्ल्ड वाइड जो मंदी आई थी, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन जो आया था, इसके बाद किन्स ने गवर्नमेंट इंटरफियर को ज़रूरी माना था और आखिरकार इसी नीति के तहत जितने यूरो अमेरिकी देश थे उनमें संकट की समाप्ति हुई थी। लेकिन हमने अभी पढ़ा बाद में धीरे धीरे जो प्लानिंग मॉडल अप्लाई हुआ, प्लानिंग मॉडल की कुछ कमियां रही, तो वॉशिंगटन सहमति के तहत वापस आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप की जो नीति है उसको किसने बदला? तो आपका आंसर होगा वॉशिंगटन सहमति ने। लेकिन वॉशिंगटन सहमति की बात करें तो ये नीति भी जल्द ही किसी अन्य विकास रणनीति के द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई, बदल दी गई। अब हम चर्चा करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो समझिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। 1990 के दशक की बात करें जब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आए, 1990 तक की बात करें, 1990 के दशक की बात करें तो अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट की बात करी थी, दो स्ट्रेटेजीज़ की बात करी थी। एक स्ट्रेटेजीज़ थी, पहली स्ट्रेटेजी प्लानिंग मॉडल और दूसरा था अपना वॉशिंगटन सहमति। दो मॉडल थे हमारे पास में, प्लानिंग मॉडल और दूसरा था वॉशिंगटन सहमति। अब ये महसूस किया जाने लगा कि इन दोनों ही रणनीतियों से जो विकास के लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो हमने जो तकनीकी रूप से किसी देश की आर्थिक नीति को यदि उपरोक्त विकल्पों के तौर पे देखा जाए तो जो आर्थिक विकास, हमने किसको कहा था आर्थिक विकास, जिसमें सरकार की भूमिका को सीमित करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। लेकिन जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो प्लानिंग मॉडल के साथ साथ में जो बाजार व्यवस्था है उसको भी यदि अप्लाई किया जाए, दोनों को साथ में अप्लाई किया जाए तो इसके परिणाम सुखद प्राप्त हो सकते हैं। फिर हमने देखा 1990 के बाद 91 से जब एलपीजी की पॉलिसी इंडिया के अंदर भी अप्लाई हो गई, जिसे अपन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से या राव मनमोहन नीति के नाम से जानते हैं, तो इसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था की ओर धीरे धीरे झुकाव बढ़ने लगा। हम बात करते हैं भारत में आर्थिक सुधारों की। इसकी डिटेल चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन ब्रीफ में बता दूं कि आर्थिक सुधार जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, जो अपन 90 के दशक की बात करें, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LP और G इसको अपनाया था। जो आर्थिक सुधारों का एक बेस था, ये बेसिस था। इस बेस को हमने अपनाया था। लेकिन 90 के दशक के मध्य की बात करें, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो गया था, जब दोनों ही चीज़ें धीरे धीरे साथ अप्लाई की जाने लगी। लेकिन बाद की बात करें, जब अपन मध्य की बात करते हैं 1995 की, तो ये भी ध्यान आ रहा होगा आपको कि 1995 में
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी और इसके द्वारा प्रायोजित वैश्वीकरण को धीरे धीरे अपनाया जाने लगा। अब इससे समस्या क्या आई? जितनी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी और रूस, पूर्वी यूरोप के देश, चाइना, जो बाजार अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे थे, उनमें एक चिंता सताने लगी उनको, क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्लानिंग मॉडल से वॉशिंगटन सहमति की ओर रुख किया तो एक नया मॉडल इनके सामने आया। और फिर भारत की बात करें, क्योंकि इनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि जैसे स्ट्रेटेजी को चेंज किया और वापस एक तुरंत कुछ समय के बाद स्ट्रेटेजी चेंज होती है तो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने में परेशानियाँ आती हैं। तो ये इनके सामने एक प्रॉब्लम आई। फिर भारत में सुधार की बात करें, 1991 की बात करें, तो जितनी भी सुधार समर्थक सरकारें थी जिन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात की या इनका समर्थन किया, तो ऐसी सरकारों को जनता का कभी समर्थन नहीं मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।